चलिए हम देखते हैं साइंस के एनसीईआरटी क्लास 8 के 10 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है किशोरावस्था की ओर देखते हैं। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि जंतु किस प्रकार जनन करते हैं। मानव एवं बहुत से अन्य जंतु एक निश्चित आयु तक पहुँच जाते हैं, पहुँचने के बाद जनन कर सकते हैं और मानव किसी निश्चित आयु के बाद ही क्यों जनन कर सकते हैं। इस अध्याय में आप मानव के शरीर में होने वाले परिवर्तनों के विषय में पढ़ेंगे, जिनके उपरांत वह जनन हेतु सक्षम हो पाते हैं। अध्याय 9 में आप मानव जननांगों के विषय में पढ़ चुके हैं। इस विषय में हम उन हार्मोन्स के बारे में चर्चा करेंगे जो शिशु में होने वाले उन परिवर्तनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनके कारण बच्चा बड़ा होकर वयस्क हो जाता है। किशोरावस्था एवं यौनारंभ देखें तो बूझो अपना 12वां जन्मदिन मना रहा था। मित्रों के चले जाने के बाद बूझो और पहेली अपने माता पिता के साथ बातें करने लगते हैं। पहेली एक कन्या विद्यालय में पढ़ती है। वह हंसने लगती है कि उसने टिप्पणी की थी कि बूझो के कई मित्र उनसे वह 1 वर्ष बाद मिली थी। उनके लंबाई एकाएक कितनी परिवर्तन हुए, उनमें से कुछ को मूछें आने लगी जो जोकर की तरह नजर आते हैं, और उनकी माँ ने समझाया कि लड़के बड़े हो रहे हैं। वृद्धि जन्म के समय से ही होने लगती है, परंतु 10 से 11 वर्ष की आयु के बाद वृद्धि में एकाएक तीव्रता आती है और वृद्धि एक शाख दिखाई देने लगती है। शरीर में होने वाले परिवर्तन वृद्धि प्रक्रिया का एक भाग है। यह इस बात का संकेत करते हैं कि जब आप बच्चे नहीं रहे तथा युवावस्था में कदम रख रहे हैं, अब आप बच्चे नहीं रहे हैं, युवावस्था में कदम रख रहे हैं। बूझो कहता है शरीर में होने वाले परिवर्तन की अवधि कब तक है। पहली कहती है जीवन में एक ऐसा अजीब काल है कि इसमें आप न तो बच्चे रहते हैं और न ही बड़े। मैं जिज्ञासु हूँ कि क्या बाल्यकाल एवं युवावस्था के मध्य की इस अवधि को क्या कोई विशेष नाम है। वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से आरंभ होकर 18 से 19 वर्ष की आयु तक होती है, और यह अवधि क्योंकि अंग्रेजी के टीन्स तक होती है, यानी 13 से 18 या 19 वर्ष की आयु तक होती है। किशोरों को टीनेजर्स भी कहा जाता है, और लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पूर्व आरंभ हो सकती है, और किशोरावस्था की अवधि व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है। किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। यह परिवर्तन यौनारंभ का संकेत है, और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है लड़के एवं लड़कियों के जनन क्षमता का विकास। किशोर की जनन परिपक्वता के साथ ही यौनारंभ समाप्त हो जाता है। पहली कहती है पहली और बूझो का एहसास होता है कि लंबाई में एक वृद्धि एवं लड़कों में हल्की दाढ़ी मूछें का आना किशोरावस्था के लक्षण है। वे यौनारंभ में होने वाले अन्य परिवर्तनों के विषय में जानना चाहते हैं। तो यौनारंभ में होने वाले परिवर्तन देखते हैं। लंबाई एवं वृद्धि में देखें, लंबाई में एकाएक वृद्धि यौनारंभ के दौरान होने वाला सबसे अधिक दृष्टिगोचर परिवर्तन है। इस समय शरीर की लंबी अस्थियों की अर्थात हाथ एवं पैरों की अस्थि यानी हड्डियों की लंबाई में वृद्धि होती है तथा व्यक्ति लंबा हो जाता है। क्रियाकलाप देखें तो निम्न चार्ट में लड़के और लड़कियों की आयु की साथ लंबाई में वृद्धि की औसत दर को दर्शाया गया है, और जैसे यहाँ दर्शाया गया है, और इसमें कॉलम 2 और 3 में किसी व्यक्ति की लंबाई की प्रतिशत में दर्शाया गया है जो किसी आयु तक पहुँचने पर होती है। वायु की कॉलम 1 से दर्शाया गया है। उदाहरण 11 वर्ष की आयु तक एक लड़का अपनी पूर्ण लंबाई का 81% लक्ष्य प्राप्त होता है, जबकि एक लड़की अपनी पूर्ण लंबाई 88% तक पहुँच जाती है। और यह आंकड़े प्रतिनिधित्व मात्र है जो व्यक्तियों में भिन्न हो सकते हैं। आप अपने मित्रों के सारणी का प्रयोग करके उनकी पूर्ण लंबाई का अनुमान लगा सकते हैं। पता लगाइए कि आपके कक्षा में कौन से सबसे लंबा और कौन सा सबसे बौना है। यहाँ वायु वर्षों में दिया गया है और पूर्ण लंबाई का दिया गया है। 8 वर्ष की आयु में लड़के 72% और लड़कियां
88% अपनी लंबाई के मात्रा उतनी पूर्ण कर लेती है। और 9 वर्ष में लड़के 75 वर्ष और लड़कियाँ 75% और लड़कियाँ 81%। 10 वर्ष की आयु में लड़के 78%, लड़के 84%। 11 वर्ष की आयु में लड़के 81%, लड़के 88%। और 12 वर्ष की आयु में लड़के 84%, लड़की 91%। 13 वर्ष की आयु में लड़के 88%, लड़कियाँ 95%। और 14 वर्ष की आयु में लड़के 92%, लड़कियाँ 98%। 15 वर्ष की आयु में लड़के 95%, लड़कियाँ 99%। और 16 वर्ष की आयु में लड़के 98%, लड़कियाँ 99.5%, 99.5%। और 17 वर्ष की आयु में 99% लड़के, 100% लड़कियाँ। 18 वर्ष की आयु में 100% लड़के, 100% लड़कियाँ। पूर्ण लंबाई के लिए गणना सेंटीमीटर में है, जिसे वर्तमान लंबाई सेंटीमीटर बराबर वर्तमान आयु में पूर्व लंबाई का % गुणे 100 चार्ट में दिए गए एक मान के अनुसार। उदाहरण के लिए एक लड़का जिसकी आयु 9 वर्ष है तथा लंबाई 120 सेंटीमीटर है, वृद्धि काल की समाप्ति पर उसकी अनुमानित लंबाई क्या होगी? यहाँ दिया गया है 160 सेंटीमीटर दिया गया है। क्रियाकलाप दूसरा देखें। क्रियाकलाप दूसरा में 10.1 में दिए गए आंकड़ों के उपयोग करके एक ग्राफ बनाइए और आयु को x अक्ष तथा लंबाई के वृद्धि का प्रतिशत y अक्ष पर दीजिए और इनमें अपनी y के ग्राफ पर विशिष्ट रूप से चिन्हित कीजिए। आप लंबाई के जिस प्रतिशत को प्राप्त कर चुके हैं उसका पता लगाइए और आप अंततः जिस लंबाई को प्राप्त कर सकेंगे उसका परिकलन कीजिए। आप अपने ग्राफ की तुलना निम्न ग्राफ में भी कर सकते हैं। देखते हैं, प्रारंभ में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से बढ़ती है, परंतु लगभग 18 वर्ष की आयु तक दोनों अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। उदाहरण, अलग अलग व्यक्तियों की लंबाई में वृद्धि की दर भी भिन्न भिन्न हो सकती है। कुछ यौनारंभ में तीव्र गति से बढ़ते हैं तथा बाद में यह गति धीमी हो जाती है, जबकि कुछ धीरे धीरे वृद्धि करते हैं। पहली गति में चिंतित हूँ कि यद्यपि मैं लंबी हो गई हूँ, परंतु शरीर की तुलना में मेरा चेहरा छोटा है। पहली को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। शरीर में सभी अंग समान दर से वृद्धि नहीं करते। कभी कभी किशोर के हाथ अथवा पैर शरीर के अन्य अंगों की अपेक्षा बड़े दिखाई देते हैं, परंतु शीघ्र ही दूसरे भाग में वृद्धि कर शारीरिक अनुपात को संतुलित कर देते हैं। फलतः शरीर सुडौल हो जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि किसी व्यक्ति की लंबाई उसके परिवार के किसी न किसी सदस्य के लगभग समान होती है। इसका कारण यह है कि लंबाई माता पिता से प्राप्त जीन पर निर्भर करती है, परंतु वृद्धि के इन वर्षों में उचित प्रकार का संतुलन आहार आवश्यक है। यह अस्थियों, पेशियों एवं शरीर के अन्य भागों को सही ढंग से वृद्धि करने हेतु पर्याप्त पोषण करने में सहायता करता है। आप किशोर के पोषक आवश्यकताओं के विषय में इस अध्याय में पढ़ेंगे। देखते हैं, शारीरिक आकृति में परिवर्तन। क्या आपने ध्यान दिया है कि आपकी कक्षा के छात्रों के कंधे एवं सीना निचली कक्षा के छात्रों की अपेक्षा अधिक चौड़े होते हैं? इसका कारण यह है कि वे यौनारंभ में प्रवेश कर चुके हैं और जब वृद्धि के कारण कंधे फैल रहा और चौड़ा हो जाते हैं और लड़कियों में कमर का निचला भाग चौड़ा हो जाता है। वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट एवं गठित दिखाई देते हैं। अतः किशोरावस्था के दौरान लड़कों एवं लड़कियों में होने वाली परिवर्तन अलग होता है। स्वर में परिवर्तन देखें। क्या आपने ध्यान दिया है कि कभी कभी आपकी कक्षा में कुछ लड़कों की आवाज़ फटने लगती है? यौनारंभ में स्वर यंत्र अथवा लैरिंक्स में वृद्धि का आरंभ होता है और लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है, जिससे उभरे भाग को दिखाई देता है, जिसे एडम्स एप्पल यानी कंठमणि कहते हैं, जैसे चित्र में यहाँ 10.2 में दिया गया है। और लड़कियों में स्वर यंत्र अपेक्षाकृत छोटा है अतः बाहर से सामान्यतः दिखाई नहीं देता। सामान्यतः लड़कियों का स्वर उच्चता रत्व वाला होता है, जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है।
किशोर लड़कों में कभी कभी स्वर यंत्र की पेशियों में अनियंत्रित वृद्धि होती है और आवाज़ फटने पर भौंराने लगती है। यह स्थिति कुछ दिनों अथवा कुछ सप्ताह तक बनी रह सकती है, जिसके बाद वह स्वर सामान्य हो जाते हैं। ऊजो कहता है, मेरे अनेक सहपाठियों की फटी आवाज़ है। अब मैं जान गया हूँ कि ऐसा क्यों है। स्वेद एवं तेल ग्रंथियों की क्रियाकलाप में वृद्धि देखें तो किशोरावस्था में स्वेद एवं तेल ग्रंथियों का स्राव बढ़ जाता है। इन ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण कुछ व्यक्तियों के चेहरे पर फुंसियाँ और मुहासे आदि आती हैं। श्वेत ग्रंथि, तेल ग्रंथि तथा लार ग्रंथि जैसी कुछ ग्रंथियां अपना श्वास वाहिनियों द्वारा स्रावित करती है। अंतःस्रावित ग्रंथियां हार्मोन को सीधे रुधिर प्रवाह में निर्मोचित करती है, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। जनन अंगों का विकास देखें। जनन अंगों के विकास में देखें, पिछले अध्याय में आप चित्र 9.1 और 9.2 में दर्शाए गए मानव जननांगों का पूर्वावलोकन कीजिए और यौनारंभ में नर जननांग जैसे कि वृषण एवं शिशन पूर्णतः विकसित हो जाते हैं और वृषण से शुक्राणुओं का उत्पादन भी प्रारंभ होता है। लड़कियों में अंडाशय साइज में वृद्धि हो जाती है तथा अंड परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशय में अंडाशुओं का निर्मोचन भी प्रारंभ हो जाता है। मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनशील परिपक्वता प्राप्त होना देखते हैं। किशोरावस्था व्यक्ति के सोचने के ढंग में परिवर्तन की अवधि भी होती है। पहले की अपेक्षा किशोर अधिक स्वतंत्र एवं अपने प्रति अधिक सचेत होते हैं। उनमें बौद्धिक विकास भी होता है तथा वे सोचने विचारने में काफ़ी समय लेते हैं। वास्तव में किसी व्यक्ति के जीवन में यह वह समय है जब उसके मस्तिष्क की सीखने की क्षमता सर्वाधिक होती है। कभी कभी यद्यपि किशोर शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों के प्रति अपने आप को ढालने हेतु प्रयास करता हुआ स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है, परंतु किशोर होने के नाते आपको समझना चाहिए कि असुरक्षित महसूस करने का कोई कारण नहीं है। ये परिवर्तन प्राकृतिक है जो शारीरिक वृद्धि के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। गौण लैंगिक लक्षण देखें। आप अध्याय 9 में पढ़ चुके हैं कि वृषण एवं अंडाशय जनन अंग है और ये युग्मक आधार शुक्राणु एवं अंडाशु उत्पन्न करते हैं। युवावस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है तथा लड़कों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं अर्थात दाढ़ी मूंछ आने लगती है। ये लक्षण क्योंकि लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं और यह गौण लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करती आता है, ये गौण लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। लड़कों के सीने पर भी बाल आते हैं। लड़कों एवं लड़कियों में दोनों में ही बगल एवं जांघ के ऊपर भाग अथवा पुबिन क्षेत्र में भी बाल आते हैं और बूझो और पहेली दोनों नहीं जानना चाहते हैं कि यौनारंभ में होने वाली इन परिवर्तनों का प्रारंभ कौन करता है। तो किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं और हार्मोन रासायनिक पदार्थ है। यह अंतरस्रावित ग्रंथियों अथवा अंतरस्रावित तंत्र द्वारा स्रावित किए जाते हैं। यौनारंभ के साथ ही वृषभ पुरुष हार्मोन अथवा टेस्टोस्टेरोन का स्रावन प्रारंभ देता है और यह लड़कों में परिवर्तनों का कारण है जिनके बारे में आपने अभी पढ़ा है। उदाहरण के लिए चेहरे पर बालों का आना लड़कियों में यौनारंभ के साथ अंडाशय से स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन उत्पादित करता प्रारंभ होता है और जिससे स्तन विकसित हो जाते हैं और दुग्धस्रावित ग्रंथियां अथवा दुग्ध ग्रंथियां स्तन के अंदर विकसित होती है और इन हार्मोन के उत्पन्न का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है जो पीयूष ग्रंथि अथवा पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। जनन पर कार्य प्रारंभ करने में हार्मोन की भूमिका देखें। अंतरस्रावित ग्रंथि हार्मोन रुधिर प्रवाह में स्रावित करती है जिससे वह शरीर के विशिष्ट भाग अथवा लक्ष्य स्थल तक पहुंच सके और लक्ष्य स्थल हार्मोन के प्रति अनुक्रिया करता है और हमारे शरीर में अनेक अंतरस्रावित ग्रंथियां हैं और वृषण एवं अंडाशय लैंगिक हार्मोन स्रावित
करते हैं। और आपने अभी अभी पढ़ा है कि यह हार्मोन गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है। लैंगिक हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के नियंत्रण में है। जैसे चित्र 10.3 में पीयूष दर्शाया गया था। और पीयूष ग्रंथि ये अनेक हार्मोन स्रावित करती है और उनमें से एक हार्मोन अंडाशय में अंडाणु एवं वृषण में शुक्राणु के परिपक्व होने के नियंत्रित करता है। पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन जननांगों को टेस्टोस्टेरोन यानी पुरुष या नर में तथा एस्ट्रोजन यानी स्त्रियों में स्रावित करने के लिए उद्दीपित करता है और रुधिर प्रवाह में स्रावित किया जाता है यह तथा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है और यौनारंभ के समय शरीर में परिवर्तनों को उद्दीपित करता है। पहली और बूझो अब तक समझ गए हैं कि यौनारंभ व्यक्ति में जनन अवधि का प्रारंभ है और जब व्यक्ति जनन की क्षमता प्राप्त करता है, परंतु वे जानना चाहता है कि क्या जनन काल एक बार प्रारंभ होने के बाद जीवन पर्यंत तक चलता रहता है या कभी समाप्त होता है। मानव में जनन काल की अवधि जब किशोरों के वृषभ तथा अंडाशय युग्मक उत्पादित करने लगते हैं तब वे जनन के योग्य हो जाते हैं और युग्मक की परिपक्वता एवं उत्पादन की क्षमता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक रहती है। स्त्रियों में जन्यावस्था का प्रारंभ यौनावस्था 10 से 12 वर्ष की आयु तक से हो जाता है तथा सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। यौनारंभ पर अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशयों में एक अंडाणु परिपक्व होता है तथा लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय द्वारा निर्मोचित होता है और इस अवधि में गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है जिससे वह अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्मनज को ग्रहण कर सकते हैं जिसके फलस्वरूप गर्भधारण होता है। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता तब उस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं सहित निस्तारित हो जाती है। इससे स्त्रियों में रक्तस्राव होता है जिससे ऋतुस्राव अथवा जो धर्म कहते हैं और ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिनों में एक बार होता है। पहला ऋतुस्राव यौनावस्था में होता है जिससे जो दर्शन कहते हैं लगभग 45 से 50 वर्ष की अवधि में ऋतुस्राव होना रुक जाता है। ऋतुस्राव के रुकने को जो निवृत्त कहते हैं। प्रारंभ में ऋतुस्राव चक्र अनियमित हो सकता है तथा उसके नियमित होने में कुछ समय लग सकता है। पहली कहती है कि स्त्रियों में जनन काल की अवधि रजोदर्शन से रजोनिवृत्त तक होती है। क्या वह सही है? ऋतुस्राव चक्र का नियंत्रण हार्मोन द्वारा होता है। इस चक्र में अंडाणु का परिपक्व होता है। इसका निर्मोचन गर्भाशय की दीवार का मोटा होना एवं निषेचन न होने की स्थिति में उसका टूटना शामिल है। यदि अंडाणु का निषेचन हो जाता है तो वह विभाजन करता है तथा गर्भाशय में विकास के लिए स्थापित हो जाता है, जैसा कि आप पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है देखते हैं। पहली कहती है, मैंने अपनी माँ और चाची के बातें करते हुए सुना है कि मेरी चचेरी बहन का होने वाला बच्चा लड़का हो या लड़की। मुझे यह जानने की उत्सुकता है कि इस बात का निर्धारण कैसे होता है। निषेचन अंडाणु लड़के के अथवा लड़की में विकसित होता है। लड़का अथवा लड़की देखें, निषेचन अंडाणु अथवा युग्मनज में जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है। यह संदेश निषेचित अंडाणु में धागे की संरचना अर्थात गुणसूत्र में निहित होता है। अध्याय 8 में स्मरण कीजिए कि गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका के केंद्र में उपस्थित होते हैं। सभी मनुष्यों को कोशिकाओं के केंद्र में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र लिंग सूत्र हैं जिन्हें एक्स एवं वाई कहते हैं। स्त्री में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं जबकि पुरुष में 1 एक्स तथा 1 वाई गुणसूत्र होते हैं। युग्मक यानी अंडाणु एवं शुक्राणु युग्मक में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है और निषेचित अंडाणु में सादा 1 एक्स गुणसूत्र होता है, परंतु गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं जिनमें एक प्रकार में एक्स गुणसूत्र एवं दूसरे प्रकार में वाई गुणसूत्र होते हैं। जैसे चित्र 10.4 को देखिए।
10.4 को देखिए चित्र में। और जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मज में 2 एक्स गुणसूत्र होंगे तथा वह मादा शिशु में विकसित होगा। और यदि अंडाणु को निषेचित करने वाले शुक्राणु में वाई गुणसूत्र हो तो युग्मज नर शिशु में विकसित होता है। अब आप ये जान गए हैं कि जन्म से पूर्व शिशु के लिंग का निर्धारण उसके पिता के लिंग गुणसूत्रों द्वारा किया जाता है। यह धारणा कि बच्चे के लिंग के लिए उसकी माँ उत्तरदायी है पूर्णतः निराधार है एवं अन्याय संगत है। लिंग हार्मोन के लिए अतिरिक्त अन्य हार्मोन देखें, जिसे चित्र 10.3 का पुनः अवलोकन कीजिए। पुनर्लोकन कीजिए। और पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन जननांगों को उनके हार्मोन उत्पन्न करने के लिए उद्दीप्त करते हैं। और आप पढ़ चुके हैं कि पीयूष ग्रंथि एक अंतर्स्रावित ग्रंथि है जो मस्तिष्क से जुड़ी होती है। और पीयूष ग्रंथि वृषण एवं अंडाशय के अतिरिक्त हमारे शरीर में थायराइड, अग्नाशय एवं एड्रिनल जैसी कुछ अन्य अंतर्स्रावित ग्रंथियां भी हैं। चित्र में दिया गया है। और बूझो और पहले ही को याद है कि एक बार जब वह अपनी डॉक्टर बुआ के यहाँ गए थे तब उन्होंने वहाँ काका नाम के एक लड़के को देखा था और जिसका गला बहुत फूला हुआ था एवं उभरा हुआ था। उनके बुआ ने उन्हें बताया कि काका गायटर नामक व्याधि से ग्रस्त है जो थायराइड ग्रंथि का रोग है। काका की थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं कर रही है। और उनकी बुआ ने यह भी बताया था कि उनके फूफा जी मधुमेह से पीड़ित हैं क्योंकि उनका अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं कर रहा है। बूझो एवं पहेली ने उनके दवाखानों में टंगे चार्ट में दर्शाए गए एड्रिनल ग्रंथि के विषय में पूछा। उनकी बुआ ने उन्हें बताया था कि एड्रिनल ग्रंथि ऐसे हार्मोन स्रावित करती है जो रुधिर के नमक की मात्रा को संतुलित करती है। और एड्रिनल नामक हार्मोन का स्राव भी करती है। एड्रिनेलिन क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजक का कार्य करती है। थायराइड एवं एड्रिनल ग्रंथि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के माध्यम से प्राप्त आदेश के अनुसार ही अपने हार्मोन का स्राव करती है। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन भी स्रावित करती है जो व्यक्ति की मानव वृद्धि के लिए आवश्यक है। बूझो कहता है क्या अन्य जंतु भी हार्मोन स्रावित होते हैं? अन्य जंतु में हार्मोन स्रावित होते हैं, क्या जनन प्रक्रिया में उनका कोई योगदान है? तो कीट एवं मेढक में जीवन चक्र पुनः करने में हार्मोन का योगदान देखें। आप रेशम के कीट एवं मेढक के जीवन चक्र के विषय में पढ़ चुके हैं। इल्ली को वयस्क शलभ बनने तक अनेक चरणों में गुजरना पड़ता है। कक्षा 7 में आप पढ़े रेशम के कीटों के जीवन चक्र का स्मरण कीजिए। और इस प्रकार टेडपोल को भी वयस्क मेढक बनने के लिए अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। हम अध्याय 9 में पढ़े थे। और लार्वा से वयस्क बनने के इस परिवर्तन को कयांतरण कहते हैं। कीटों में कयांतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा होता है और मेढक थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन थायरॉक्सिन इसका नियमन करता है। थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक है। और यदि जल में जिसमें टेडपोल वृद्धि कर रहे हैं पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं है तो टेडपोल वयस्क मेढक में परिवर्तित नहीं हो सकता। बूझो कहता है यदि व्यक्ति के आहार में पर्याप्त आयोडीन न हो तो क्या होता है? थायरॉक्सिन की कमी के कारण गायटल हो जाएगा। क्रियाकलाप देखें। किसी पत्रिका अथवा डॉक्टर से सूची एकत्र कर आयोडीनयुक्त नमक के उपयोग पर एक नोट तैयार कीजिए। और आप उनकी जानकारी इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। जननात्मक व्यवस्था देखें। व्यक्ति का कायिक एवं मानसिक विसंगति मुक्त होना और उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कहलाता है। और किसी भी आयु के व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए
उससे संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वच्छता एवं सफाई का नियमित रूप से पालन एवं पर्याप्त शारीरिक व्यायाम भी करना चाहिए। किशोरावस्था में जब शरीर वृद्धि करती है तो उपयुक्त बातें और भी अधिक आवश्यकता होती है ध्यान रखने के लिए। किशोर की पोषक आवश्यकता देखें। किशोरावस्था तीव्र वृद्धि एवं विकास की अवस्थाएं और अतः किसी भी किशोर को आहार नियोजन अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। आप पढ़ चुके हैं कि संतुलित आहार क्या है। स्मरण कीजिए कि संतुलित आहार का अर्थ है भोजन में प्रोटीन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट, वसा, भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिज का पर्याप्त मात्रा में समावेशन है। हमारा भारतीय भोजन जिसमें रोटी, चावल, दाल एवं सब्जियां होती है एक संतुलित आहार है। दूध अपने आप में संतुलित भोजन है। फल भी हमें पोषण देते हैं। शिशुओं को माँ के दूध में संपूर्ण पोषण मिलते हैं जिनकी उन्हें जरूरत है। लोहा यानी आयरन तत्व रुधिर का निर्माण करता है तथा लोहा प्रचुर खाद्य जैसे पत्तीदार सब्जियां, गुड़, मांस, संतरा, आंवला इत्यादि किशोरों के लिए अच्छे खाद्य हैं। और आपने दोपहर एवं रात्रि के भोजन के खाद्य पदार्थों की जांच कीजिए और क्या भोजन संतुलित एवं पोषक हैं। क्या इनमें से खाद्यान्न सम्मिलित हैं जो ऊर्जा प्रदान करते हैं तथा क्या इनमें दूध, मांस, नट एवं दालें भी शामिल है जो वृद्धि हेतु प्रोटीन प्रदान करते हैं। क्या इनमें वसा एवं शक्कर भी शामिल है जो ऊर्जा प्रदान करते हैं। देखते हैं फल एवं सब्जियों का क्या स्थान है जो रक्षी भोजन है। चिप्स तथा पैक किए हुए अथवा डिब्बाबंद खाद्य यद्यपि स्वादिष्ट होते हैं परंतु उन्हें नियमित भोजन के स्थान पर नहीं खाना चाहिए क्योंकि उनमें पोषक मात्रा पर्याप्त नहीं होती। आप देखें अपने मित्रों के साथ एक समूह बनाइए और उन खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जो अपने पीछे दिनों नाश्ते, दोपहर के भोजन एवं रात्रि काल भोजन किए हैं और उन खाद्य पदार्थों की पहचान कीजिए जो समुचित वृद्धि के लिए उत्तरदायी। जंक फूड की भी पहचान कीजिए जो आपने पिछले दिनों खाया था। फिर यहाँ जैसे चित्र 10.6 में प्रेरणा लेकर चार्ट अथवा पोस्टर बनाकर अपनी कक्षाओं में लगाइए जिस पर किशोर की आहार संबंधी आवश्यकताओं के प्रति सचेत रहे और इसके लिए आप अपनी रचनात्मक शक्ति का प्रयोग कर इसे विज्ञापन के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। आप इस विषय पर प्रतियोगिता का आयोजन भी कर सकते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता देखें। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन एक बार स्नान करना चाहिए। यह किशोरों के लिए और भी आवश्यक है क्योंकि स्वेद ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर में गंध आने लगती है और शरीर के सभी भागों को स्नान करते समय भली प्रकार से धोकर नहाना चाहिए। और यदि सफाई नहीं रखी गई तो जीवाणु संक्रमण होने का खतरा होता है। लड़कियों को ऋतुस्राव के समय सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए और उन्हें अपने ऋतुस्राव के चक्र का ध्यान रखना चाहिए और उन्हें इसके लिए तैयार भी रहना चाहिए। शारीरिक व्यायाम देखें। ताज़ी हवा में टहलना एवं खेलना शरीर को चुस्त एवं स्वस्थ बनाता है और सभी युवा यानी किशोरों, लड़के एवं लड़कियों को टहलना, व्यायाम करना एवं बाहर खेलना चाहिए। भ्रांति एवं असत्य अवधारणाएं करे और न करे। देखा अध्याय 9 में इस अध्याय 9 और इस अध्याय में अपने मनुष्य के जनन संबंधी वैज्ञानिक तथा अन्य सिद्धांत के विषय में पढ़ा। ऐसी बहुत सी असत्य अवधारणाएं प्रचलित है जिन्हें आपको जानकर किशोर होने के नाते छोड़ना चाहिए। उदाहरण के लिए किशोरों के शारीरिक परिवर्तन संबंधी अनुभवों को लेकर अनेक भ्रांति एवं असत्य अवधारणाएं हैं। इनमें से कुछ को नीचे दिए गए हैं। अब आप इस संबंध में तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं कि यह मिथ्या अथवा असत्य धारणा है जिनका कोई आधार नहीं है। कहा जाता है ऋतुस्राव के समय यानी पीरियड के समय यदि कोई लड़की किसी लड़के को दिखती है तो वह गर्भवती हो जाती है। यह अवधारणा गलत है और संतान के लिंग के लिए उसकी माँ को उत्तरदायी माना जाता है। ये भी गलत है। और पीरियड की अवस्था में लड़की का रसोई का काम करना सिद्ध है। ये भी गलत है। आपको ऐसे अन्य अनेक कथन या मिथ्य मिलेंगे जिनका कोई आधार नहीं है और उनको उखाड़ फेंकना जरूरी है।
क्रियाकलाप देखें अपनी कक्षाओं में। उन सहपाठियों के आंकड़े एकत्र कीजिए जो नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तथा उनके आंकड़े भी एकत्र कीजिए जो व्यायाम नहीं करते। और क्या आपको उनकी चुस्ती एवं स्वास्थ्य में कोई अंतर दिखाई देती है? नियमित व्यायाम के लाभ एवं रिपोर्ट तैयार कीजिए। नशीली दवाओं यानी ड्रग्स का निषेधन करें। किशोरावस्था व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक रूप से अधिक सक्रियता का समय है जो वृद्धि काल का एक सामान्य भाग है। अतः भ्रमित अथवा असुरक्षित न महसूस करें। यदि कोई व्यक्ति आपको यह बताता है कि किसी ड्रग्स यानी नशीली दवा के सेवन से आप अच्छा अथवा तनाव मुक्त महसूस करेंगे तो आपको इसके लिए न ही कहना चाहिए। और जब वह यह दवा डॉक्टर द्वारा न दी गई हो, ड्रग्स नशीली पदार्थ है और ना ही कहनी चाहिए इसके लिए। और जब तक ये किसी डॉक्टर के द्वारा ना दी गई हो। और ड्रग्स नशीली पदार्थ है जिनकी लत पड़ जाती है। यदि आप इन्हें एक बार लेते हैं तो आपको उन्हें बार बार लेने की इच्छा होती है, परंतु कालांतर में यह हानिकारक है। यह स्वास्थ्य एवं खुशी दोनों को ही बर्बाद कर देती है। आपने AIDS के विषय में तो अवश्य ही सुना होगा जो HIV नामक खतरनाक विषाणु यानी वायरस द्वारा होता है। और यह यानी एड्स के बारे में आपने सुना होगा। और यह HIV नामक खतरनाक विषाणु यानी वायरस द्वारा होता है। और यह वायरस एक पीड़ित व्यक्ति के स्वस्थ व्यक्ति के ड्रग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सिरिंज द्वारा दी जा सकती है। और वायरस का संक्रमण दूसरे माध्यमों जैसे कि पीड़ित मां से दूध द्वारा उसके शिशुओं में हो सकता है। और HIV से पीड़ित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क स्थापित करने के द्वारा अभी इस रोग का संक्रमण हो सकता है। किशोरावस्था गर्भाधारण देखें। आप संभवतः जानते होंगे कि हमारे देश में विवाह की विधि संगत यानी कानून आयु लड़कियों के लिए 18 वर्ष एवं लड़कों के लिए 21 वर्ष है। इसका कारण यह है कि टीन वाई यानी किशोर लड़कियां या माँ शारीरिक एवं मानसिक रूप से मातृत्व के लिए तैयार होती है। और बाल विवाह तथा मातृत्व से माँ एवं संतान दोनों में ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। और इससे युवा स्त्रियों के लिए व्यवसाय के अवसरों में भी कमी आती है क्योंकि ये मातृत्व की जिम्मेदारी उठाने के लिए सक्षम नहीं होती है। अतः वह मानसिक पीड़ा से भी ग्रसित हो जाती है। प्रमुख शब्द देखते हैं तो प्रमुख शब्द है एडम्स एप्पल, किशोरावस्था, एड्रीनेलिन, संतुलित आहार, अंतरस्रावित ग्रंथियाँ, एस्ट्रोजन हार्मोन, इंसुलिन, पीयूष ग्रंथि, यौनारंभ, जननात्मक अवस्था, गौण लैंगिक लक्षण, लिंग, गुणसूत्र, लक्ष्य स्थल, टेस्टोस्टेरॉन, थायरॉक्सिन और स्वरयंत्र।